सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। क्लास 11th, गुड इवनिंग। आज हम एमओटी की बात करेंगे, ठीक है। एमओटी के बाद इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, वो रह जाएगा, उसके बाद खत्म चैप्टर, ठीक है। तो हम क्लास 11th पढ़ रहे हैं। क्लास 11th में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ेंगे क्या? एमओटी, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी, विच इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे और इसके अंदर जो है वो हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। पहले हम क्या पढ़ रहे थे? वीबीटी में हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा। अब हम एमओटी पढ़ रहे हैं। एमओटी के अंदर हमें मॉलिक्यूल्स के और डिटेल के अंदर जाकर देखना है कि क्या होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में इसमें कुछ पहले हम इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो उसको पढ़ेंगे और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, तो सबसे पहली बात तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की ही है। जब कोई भी कंपाउंड बनेगा उसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे और उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? प्रभाव डालेगा। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा किसको? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन पहले किसको कर रहा था? एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। ये तो पता है हमें। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं और वही इफेक्ट डालते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर डालते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो क्या बनाएंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है जो कि क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी वो उसके अंदर क्या क्या चीजें कंसीडर होंगी? एक तो उनकी कंपेरेबल एनर्जी एंड सिमेट्री। आ गई बात समझ? क्या कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी जो है वो कंपेरेबल होनी चाहिए और उनकी सिमेट्री जो है वो मैच करनी चाहिए। उसके बाद वो क्या बना देंगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बना देंगी, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद डस्टर कहाँ है? ये रहा। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको इन्फ्लुएंस क्या करते हैं? न्यूक्लियस करता है। जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर इन्फ्लुएंस डालता है। किसके अंदर? एटम के अंदर, ठीक है। एटम के अंदर। मॉलिक्यूल के अंदर भी यही होगा। मॉलिक्यूल के अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगी, एमओ होंगी, उनको भी उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत सारे न्यूक्लियस उसके ऊपर क्या करेंगे? प्रभाव डालेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब दो एटम्स मिलके या तीन एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं? एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो दो एटम्स के दोनों न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या डालेंगे? प्रभाव डालेंगे। तो ये आपको पॉइंट मैंने समझा दिया। उसके बाद वाला पॉइंट क्या है कि जो आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो कंबाइन करके क्या बनाएंगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक तो बनाएंगी बॉन्डिंग, दो तरह की बनाएंगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एमओ एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या करेंगी? कंबाइन करेंगी और आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाकर देंगी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है?
हाँ, ऑब्वियस ही बात है, बॉन्डिंग जो होंगी, बॉन्डिंग जो होती है वो नीचे रिप्रेजेंट की जाती है और एंटी बॉन्डिंग ऊपर की जाती है। तो जो ये बॉन्डिंग वाली होंगी ये मोर स्टेबल होंगी, मोर स्टेबल एंड लेस एनर्जेटिक, लेस एनर्जी वाली। और ये जो होंगी ये लेस स्टेबल एंड मोर एनर्जी। आ गई बात समझ? आ गई ना बात समझ? ये मोर स्टेबल, वो लेस स्टेबल, ठीक है। एनर्जी किसकी ज्यादा? लेस स्टेबल वाले की। और एनर्जी किसकी कम? मोर स्टेबल वाले की। आ गई बात समझ? तो बॉन्डिंग जो होंगी वो आपकी मोर स्टेबल एंड लेस एनर्जेटिक, और जो आपकी एंटी बॉन्डिंग होगी वो मोर इन एनर्जी बट लेस इन स्टेबिलिटी। आ गई बात समझ? और जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे वो सारे रूल एप्लीकेबल होंगे। आफ्बाउ रूल, एच रूल, दैट इज हंस रूल। तो ये सब रूल जो हैं ये एप्लीकेबल होंगे एमओ के ऊपर। मैंने क्या बोला? एमओ के ऊपर रूल्स एप्लीकेबल होंगे कौन से वाले? आफ्बाउ वाला, आफ्बाउ एंड एच रूल, एच रूल या हंस रूल, ठीक है। जो ये सब मैंने रूल है ना, ये आपको इससे प्रीवियस चैप्टर में समझा चुका हूं मैं। क्या वो रूल क्या होता है, या हंस डिकर रूल क्या होता है, हंस रूल क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन भरते टाइम हमें इनको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो वो आ ही जाएंगे अभी सामने, जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे ना, तो उसमें आपको सामने ही आ जाएंगे कि वो कैसे करना है, ठीक है। ये गंदा हो गया है, इसको काट देते हैं थोड़ा सा, है ना। यहाँ से अगर निकाल दूं, चलो बाद में करेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं कि एक्चुअल में एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनती हैं। तो हम जो हमारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उससे हम पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो अगर हम पार्टिकल नेचर की बात करें, तो अगर दो वेव्स जो हैं वो ऐसे थी, मान लो ये दोनों वेव्स है, और ये आपका साई ए है, ये आपका साई बी है, ये दोनों ऐड होती है। ऐड होने के बाद क्या करेंगी ये, अब ये वाली जो क्रस्ट है ये इस क्रस्ट के ऊपर, ये ट्रफ है, ये ट्रफ के ऊपर गिरेगी, तो इसकी हायर एनर्जी हो जाएगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। ये आपका नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया साई ओ, ठीक है। इसको साई एमओ बोल सकते हैं, जो कि किससे बना है? साई ए से और साई बी से। आगे बात समझ? अब ये तो है आपका कंस्ट्रक्टिव, क्या है? कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ऐसे ही हमारा क्या होगा, जरूरी नहीं है कि इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट से मिले, ऐसा भी हो सकता है कि साई ए और साई बी का जो है वो इंटरेक्शन तो हो रहा है लेकिन डिस्ट्रक्टिवली हो रहा है। तो दूसरी वेव अगर मान लो उसका फेज अलग हुआ, उसका फेज अलग हुआ, तो क्या होगा सीन? उसका सीन ये होगा कि ये है मान लो साई बी। तो अगर इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? हमें ये वाली मिलेगी, ठीक है। मतलब इन दोनों का एडिशन किया तो इसका क्रस्ट इसके ट्रफ से मिला, दैट मींस इसका जो नेट रिजल्टेंट है वो कम हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो इसको हम बोलेंगे क्या? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैंने क्या समझाया आपको? और ये जो होगा ये साई एएमओ होगा, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। साई ए साई बी से मिला और नेट रिजल्टेंट इसने बनाया साई एएमओ, ठीक है। तो ये हमारे एग्जांपल होते हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा एक एटम है वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बना रहा है, ठीक है। अब हम बार बार तो इनको ऐसे नहीं बनाएंगे कि इसकी वेव बनाए फिर इसकी वेव बनाए और फिर उसको फाइनली ऐसे करके दिखाए। हम इसको डायरेक्टली बनाएंगे, कैसे?
मैं अब आपको एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना देता हूं, समझा देता हूं कैसे होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मान लो आपका जो एटम है वो साई ए यहां पर है और साई बी यहां पर है। उसकी एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। ये दोनों ने क्या किया, कंबाइन किया। कंबाइन करके एक तो एंटी बॉन्डिंग बना दी, एक बॉन्डिंग बना दी। आ गई बात समझ। तो अब मान लो ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये दोनों क्या है, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। इसको नाम दिया साई और इसको नाम दिया साई स्टार। साई स्टार क्यों, इसको कुछ अलग नाम देना पड़ेगा ना। तो ये दोनों अगर सिमिलर कर दोगे तो फिर पता कैसे चलेगा। तो जो बॉन्डिंग होती है उसको हम स्टार से रिप्रेजेंट नहीं करते, जो एंटी बॉन्डिंग होती है उसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। साई का मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड बना रहा है वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये है साई, तो ये सिग्मा है, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार। तो सिग्मा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है। अब मान लीजिए इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, तो फाइनली बॉन्डिंग बन गई, बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बनने के बाद एक बॉन्ड बन गया और आपकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई वाली ना सिग्मा वाली थी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया और वहां पर पेयर हो गया। ठीक है। और साई जो सिग्मा स्टार है वो एज इट इज खाली है आपका। ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट एटम्स के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि कौन सी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी, कौन सी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी। तो सबसे पहली जो कंडीशन वो है कि उनकी सेम एनर्जी होनी चाहिए। सेम एनर्जी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेम सिमेट्री, सिमेट्री भी सेम हो। ठीक है। जैसे pz से pz ही मिलेगा, px या y नहीं मिल सकता। सेम एनर्जी मतलब 1s से 1s ही होगा, 1s से 2s जो है वो कंबाइन नहीं कर सकता। तो सेम एनर्जी के होने चाहिए, सेम सिमेट्री के होने चाहिए, तब जाके क्या करते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। फिर उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप। और जो ओवरलैपिंग है, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, वेव बनाकर, जैसे ये मान लो ये एक वेव थी और दूसरी वेव भी यहीं पे आ रही है, तो ये ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, ये ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ही बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। आ गई बात समझ, क्या समझ में आया। एक तो सेम एनर्जी के, एक सेम सिमेट्री के, एक ओवरलैपिंग गुड होनी चाहिए। आ गई बात समझ। ये आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है और कंडीशंस हैं किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, जो कि कंबाइन करके क्या बनाएंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब हम क्या करना करेंगे, अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाएंगे। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने से पहले क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जो आपका कोई भी एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है। ये 1s, ये 2s, ये 2px, 2py, 2pz। आ गई बात समझ। मान लीजिए मैं किसका डायग्राम बना रहा हूं, ये N2 का डायग्राम बना रहा हूं, नाइट्रोजन गैस का डायग्राम बना रहा हूं। नाइट्रोजन गैस कैसे बनी होगी, तो ये भी इसका, ये अगर नाइट्रोजन का बनाया है मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल, तो यहां पर भी नाइट्रोजन की बनेगी और सेम ही बनेगी। 1s के आगे 1s, 2s के आगे 2s, 2p के आगे 2p, 2px, 2py, 2pz, 2s और ये 1s। ठीक है। अब 1s 1s के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा और एक एंटीबॉन्डिंग, एक क्या करेगा, एक एंटीबॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग।
ठीक है। इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर क्या होता है, जो 2px है ना वो तो सिग्मा बॉन्ड में बनाता है, और 2py एंड 2pz जो होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, मैं पहले समझा चुका हूं। तो जो 2px है उसकी जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, 2px की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको नाम देंगे। कैसे, ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है, ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा स्टार 2s है, ये 2p 2py एंड पाई 2py एंड पाई 2pz z। ठीक है, ये वाली और ये वाली, और ये जो है ये सिग्मा 2px है। ठीक है, ऐसे ही इनको स्टार कर दो, सिग्मा स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2px। आ गई बात समझ। तो ये तो आपका टेम्पलेट तैयार हो गया। टेम्पलेट मतलब जिसकी हेल्प से आप किसी का भी डायग्राम बना सकते हो। अब जो नाइट्रोजन जी है, अब नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7। तो पहले 7 इलेक्ट्रॉन भरो इसके, 2 2 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन। यहां पे भी सेम भरो, ये हमने भर दिए। अब हमें जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको इसके अंदर फिल करना है। तो ये वाला फिल करेंगे तो कितने हैं, 2 और 2 4, तो 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4। यहां कितने हैं, 3, यहां कितने हैं, 3, 6 हो गए। 1 2 3 4 5 और 6। तो इससे हमें पता क्या चलता है, इस डायग्राम की हेल्प से, ये आपका किसका डायग्राम हो गया, नाइट्रोजन का डायग्राम हो गया, नाइट्रोजन गैस का डायग्राम हो गया। अब इन डायग्राम की हेल्प से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं। देखिए, जो ये चीज है ना, जो नीचे बने हुए डायग्राम्स हैं, जो नीचे बनी हुई ऑर्बिटल्स है, इनको बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बोलेंगे। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बोलोगे ना, ठीक है। और जो ऊपर बनी है इनको क्या बोलोगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ABMO। ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ABMOs है ऊपर वाली। ठीक है, तो इनसे जो डायग्राम है, इन डायग्राम की हेल्प से हम ये बता सकते हैं क्या, कि एटम जो मॉलिक्यूल बना है वो स्टेबल है या नहीं है, वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, इसकी चर्चा कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर से हमें क्या पता चल जाता है, हमें ये पता चल जाता है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद कि जो मॉलिक्यूल है उसकी बॉन्ड लेंथ का क्या सीन होगा, या वो जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स उसने कितने बना रखे हैं। तो ये सारी चीजें हम इस डायग्राम की हेल्प से बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे जो बॉन्डिंग में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा हैं या एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है। तो काउंट करेंगे तो 2 2 4 6 8 और 10। तो इलेक्ट्रॉन किसमें है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें है, बॉन्डिंग में। NB में कितने हैं, 10। एंटी बॉन्डिंग में देखेंगे, एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4, खाली 4। तो क्या है, मॉलिक्यूल स्टेबल मॉलिक्यूल है। ऐसे हम पता करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं है। फिर हम इसके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर दो तरह का होता है। मैग्नेटिक बिहेवियर दो तरह का होता है, एक तो
पैरामैग्नेटिक और एक डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब हो गया कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ना हो, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे पैरामैग्नेटिक के अंदर। तो अब इसमें से देख के बताओ कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तुम्हें जो कि पेयरिंग ना हो रखी हो। यहाँ भी पेयरिंग है, 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 यहाँ पे भी पेयरिंग है। तो आपका जो N2 मॉलिक्यूल है, पहली बात तो वो स्टेबल मॉलिक्यूल है क्योंकि उसके बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक क्यों है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके बाद हम इसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है, जितने नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनस कर दीजिए एंटी बॉन्डिंग के और डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो देखो मेरी इसमें हम अगर करना चाहे तो पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमने किए बॉन्डिंग में कितने हैं 10 और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 4। 10 में से 4 गया 6/2 यानी 3 क्या आ गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। और नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड ही बनाता है। तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड के बारे में भी आपको जानकारी दे रहा है। देखिए मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं इस डायग्राम से कि आपको पता है कि जब स्टार्टिंग से इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे हम, तो यहां पर तो 2-2 भरने पड़ेंगे तभी जाके वो आगे भरे जाएंगे। ये बात तो समझ रहे हो। तो इनको काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर 2 इसमें बॉन्डिंग में भरे तो एंटी बॉन्डिंग ने कैंसिल कर दिए, तो इसको काउंट मत करो। इसमें बॉन्डिंग में भरती है तो इसमें भी एंटी बॉन्डिंग में भर दिए, तो इसको भी काउंट मत करो। जहां पे डिफरेंस आ रहा है यहां पर देखो बॉन्डिंग में कितने हैं 3, 2, 2, 4, 2, 6 हैं। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 0, 6 - 0/2, 6/2 वही कितना आया आंसर 3। तो आपको हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, नीचे से शुरू होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जहां पर आपको ये पता है कि इसके नीचे तो जितने बॉन्डिंग में उतने एंटी बॉन्डिंग में है ही, तो उनको कैलकुलेट मत करो, ऊपर वालों को कर लो। इसमें बॉन्डिंग में 6 थे और एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने 6 में से 0 माइनस किया, 6 आया, बटे 2 किया तो 3 आया आंसर। तो आपके जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है। और इससे हमें बॉन्ड लेंथ का भी अंदाजा होता है। बॉन्ड लेंथ का कैसे अंदाजा होता है, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, वो मैं अब आगे लिख देता हूं। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, जितना ज्यादा क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर होगा, उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ होगी। देखो भाई सीधी सी बात है, मैंने बोला कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, इसका बॉन्ड ऑर्डर आया था 3 आया था ना। तो 3 नंबर ऑफ बॉन्ड्स है इसके अंदर, 3 अगर बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। मैंने पहले भी समझाया था, सिंगल बॉन्ड की ये है तो डबल बॉन्ड की ये और ट्रिपल बॉन्ड की ये कम होती जाती है जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप बढ़ाओगे। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बॉन्ड लेंथ के। आगे बात समझ, आगे ना बात समझ। तो ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम वाला चैप्टर खत्म होता है। आपको एमओटी आ गई होगी समझ, आई होप। आपको सिर्फ कंक्लूजन्स देखने हैं, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर देखने हैं। आप घर पे ट्राई कर सकते हैं C2 का O2 का, ठीक है। और उसको कमेंट बॉक्स में इसका बॉन्ड ऑर्डर बना के और बॉन्ड ऑर्डर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितना निकला C2 का, कितना निकला O2 का। O2 पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, C2 पैरामैग्नेटिक आया या डायमैग्नेटिक आया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम समझ में आया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड लाइक करिए वीडियोस को, एंड थैंक यू सो मच, ठीक है।